किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। खेत की मिट्टी में जब मेहनत का पसीना मिलता है तब कहीं जाकर अनाज उत्पन्न होता है। आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों की। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन यादव और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। और एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूं आपका अपना खास प्रोग्राम किसान संदेश। आज के किसान संदेश में बात होगी खरीफ फसलों की। खरीफ फसलों का सीजन आ गया है। आसमान में बादलों की आहट शुरू हो गई है। प्री मानसून भी लगभग दस्तक दे चुका है। तो आज खरीफ फसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ और कृषि विभाग की उप संचालक जिला भोपाल सुमन प्रसाद जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान संदेश में। वैसे तो किसान भाई सभी अपनी तैयारी कर चुके हैं, फिर भी खरीफ सीजन के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से किसान भाई किस तरह से अपना खेत तैयार करें और कौन से खादों का इस्तेमाल करें। खरीफ मौसम जैसे आपने कहा कि जून का महीना हमारा शुरू हो चुका है। खरीफ की तैयारी में किसान भाई जुट गए हैं। तो अभी कुछ बातें हैं जिनका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आज की समय में जो खेती हम लोग करते हैं उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता ये है प्रबंधन की। किसान भाइयों के पास बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे आदान उपलब्ध हैं जिससे कि वो अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रबंधन है आज के समय में। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बताना चाहूँगी खरीफ की फसलों के बारे में। तो अगर हम हमारे क्षेत्र भोपाल की बात करें तो जो मुख्य रूप से खरीफ की फसलें बोई जाती हैं वो है सोयाबीन, मक्का और धान कुछ क्षेत्रों में। तो सभी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि काफ़ी किसान भाई अभी कर भी चुके होंगे, वो है गहरी जुताई। यदि पिछले 3-4 सालों में यदि किसान भाइयों ने गहरी जुताई नहीं की है तो मेरी सबसे पहली सलाह ये होगी, अभी भी 10 दिन बाकी हैं, बारिश नहीं आई है, तो किसान भाई गहरी जुताई अवश्य करें। जो दूसरा बिंदु, क्योंकि कोई भी फसल की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है मिट्टी की तैयारी, और गहरी जुताई एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गहरी जुताई में मिट्टी जो पलटी जाती है उससे खरपतवारों के नियंत्रण और रोग कीटाणुओं के नियंत्रण में मदद मिलती है। तो पहला जो मेरा बिंदु है वो ये है कि किसान भाई गहरी जुताई अवश्य करें। ये 2 से 3 साल में की जानी चाहिए। तो यदि पिछले 2-3 साल में नहीं की है तो अवश्य करें किसान भाई। जो दूसरा बिंदु मेरा है वो ये है कि गोबर खाद की व्यवस्था, ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु है मिट्टी की उर्वरता के लिए। हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, और उन्नत प्रजातियों का उपयोग जब किया जाता है तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आवश्यक है, परंतु संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाए। और अति आवश्यक है कि गोबर की खाद, यानी कि कोई ना कोई कार्बनिक खाद, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में, चाहे गोबर की खाद के रूप में, या बायोगैस स्लरी के रूप में, किसी न किसी रूप में ऑर्गेनिक पदार्थ अवश्य रूप से इस समय पर खेत में दिया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि जब तेज़ धूप हो उस वक्त ना देते हुए, जब आप खरीफ की बोनी, जो कि मेरी समझ से 10 से 15 तारीख के आसपास, 15 जून के आसपास थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो जाता है, उस टाइम पे यदि आप मिट्टी में अपने गोबर की खाद जब आप बखर कर रहे होंगे उस वक्त, उसके पहले यदि आप गोबर की खाद डाल के करेंगे तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो मिट्टी में देने में सहायता मिलेगी। ये 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो अपना बीज उपचार रसायन ये तैयार रख लें। यदि आप जैविक खेती के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो जीवामृत जो कि सीड ट्रीटमेंट में यूज़ होता है उसे तैयार कर लें, या फिर ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, इसका कल्चर जो है ये पहले से आप मंगा के रख लें।
ताकि आपको जब आप बोनी करने लगें, जैसा कहते हैं कि 3 दिन की बोनी होती है खरीफ मौसम की, तो ये तैयारी आपको पहले से करनी होगी। तो इसके लिए भी हमारे किसान भाई तैयार कर लें। अब मैं बात करूं यदि फसल चयन की, तो मेरा ये कहना होगा विशेष रूप से कि किसान भाई, जैसे कि अभी मौसम की स्थितियां बनती हैं और जो लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बार मानसून का जो फोरकास्ट आ रहा है वो भी समय से पहले मानसून आने की बात कही जा रही है और साथ साथ में सामान्य से लगभग 95% के मानसून की फोरकास्ट वेदर डिपार्टमेंट कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये रहेगी कि जो फसलों का चयन है वो एक फसल पर निर्भर ना रहते हुए, क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों में किसान भाइयों को एक फसल बीमा की तरह काम करता है यदि आप 2-3 तरह की फसलों का चयन करें। और यदि ये संभव ना हो, क्योंकि हो सकता है कि सारे संसाधन ना हो और किसान 2-3 तरह की फसलें ना भी लगा पाए, तो यदि वो एक ही प्रकार की फसल भी लगा रहा है तो कम से कम 2 या 3 तरह की किस्में वो उपयोग करें। उदाहरण के तौर पे यदि सोयाबीन किसान भाई लगा रहे हैं तो सोयाबीन पूरी एक ही प्रजाति लगाने की बजाय यदि वो 2 या 3 प्रजातियों का मिश्रण लगाएंगे तो किसी प्रजाति में कोई गुण होता है, किसी प्रजाति में कोई गुण होता है। यानी कोई प्रजाति मान लीजिए कि अधिक वर्षा में अच्छा वो देती है, रिटर्न देती है, तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि कम वर्षा की स्थिति में जल्दी पक के तैयार हो जाती है 95-60 की तरह से। जैसे कि मैम आप कह रही हैं कि सोयाबीन का जो बीज है वो 2-3 प्रजाति लगाएं, तो ये यहाँ एक मुश्किल ये होगी कि वो सब मिक्स करके लगाएं या अलग अलग उनको लगाना होगा? किसानों नहीं लगाना है, लगाना अलग अलग ही है। जी। लेकिन अगर उनके पास उनकी भूमि के ऊपर रहता है, अगर वो बहुत ही छोटी 1-8 एकड़ की है तो मुश्किल है। जी। लेकिन अगर किसान भाइयों के पास ज़्यादा ज़मीन है, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन है, तो मेरी सलाह होगी कि कम से कम 2 प्रजातियाँ अवश्य लगाएं। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि यदि किसी एक प्रकार के, हमारे देखने में आया पिछले सालों में जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो नुकसान कभी कभी किसी एक ही प्रजाति में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो 2172, 150 और NRC 150, राजमाता की 2172 और 1135, 3 तरह की JS 1135, 3 तरह की वेराइटीज़ किसानों ने लगाई। परंतु अगर हम कंपैरिजन करें तो जो 1135 है उसमें बहुत अधिक कीटों का प्रकोप रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1135 आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके पिछले साल का डाटा देखते हैं तो उस वक्त मौसम की परिस्थितियां ऐसी थी कि 1135 ने ही सबसे अच्छी उपज दी थी। तो मेरा कहना है कि ये ऑब्जर्वेशन किसान भाई रखे और 2 या 2 से अधिक प्रजातियां लगाएं यदि सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, आपने अभी जैसा कि कहा कि बीज उपचार कर लें, तो बीज उपचार के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे बोनी से पहले, वो भी थोड़ा सा बताएं। बीज उपचार खास करके खरीफ फसलों में, वैसे तो बीज उपचार सभी फसलों में किया जाना चाहिए, पर खरीफ फसलों में इसका विशेष महत्व है। और खरीफ फसलों में क्योंकि बीज बोने के तुरंत बाद बारिश होने लगती है और आने वाले लगभग 1 महीने तक बहुत कम स्थिति ऐसी बनती है जिसमें किसान भाई खेत में उतरकर स्प्रे कर सकें जी। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार जो होता है वही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि प्रारंभिक जो रोप निकल के उग के आता है उसको फंगस और कीटों से जी जो शुरुआती दिन होते हैं शुरुआती दिनों में, और सोयाबीन में विशेषकर, इवन मक्का में भी अगर किसान भाई फंजीसाइड के साथ तो ट्रीटमेंट करते ही हैं, साथ में एक इंसेक्टिसाइड भी आता है थायोमिथैक्सम, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है। यदि वो कर देंगे तो शुरू के 25 दिन तक जब वो अंकुरण बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, शुरू के 25 दिन तक वो पौधे को किसी प्रकार का कोई भी कीट प्रकोप नहीं करेगा और उसके बाद पौधे की अपनी क्षमता, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उस पर कीट प्रकोप कम मात्रा में होता है। एक तरह का एंटीबायोटिक, एक तरह का टीकाकरण जो है वो बीज उपचार से हो जाता है, तो और बहुत कम खर्चे में होता है। इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा मैम कि क्या जैविक तरह के भी टीकाकरण कोई आए हैं उपचार के लिए, बीजों के उपचार के लिए? ट्राइकोडर्मा, हमारे पास में ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड अवेलेबल है जिसको कि हम
उपचारित कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम केमिकल उपचार करते हैं। पानी के बीज के ऊपर पानी का छींटा देकर ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में आता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में एक हल्का सा उसमें कवर उसको दिया जाना होता है बोने के पहले। और लगभग मान लीजिए कि सुबह बोनी आपको करनी है तो रात में आप इसको ट्रीटमेंट करके यदि फरका के छांव में रख लेंगे और सुबह उसकी बोनी करेंगे तो वो उससे उपचारित हो जाएगा। खरीफ फसलों पर ये चर्चा जारी है। फिलहाल हम आपको खरीफ फसलों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, लेकिन खरीफ सीजन में 3 फसलें ऐसी हैं जो प्रदेश की खेती की तस्वीर और किसानों की तकदीर दोनों बदलती हैं। सोयाबीन, धान और मक्का। एक तरफ सोयाबीन ने मध्य प्रदेश को सोया स्टेट की पहचान दिलाई है, तो दूसरी तरफ धान और मक्का लगातार अपना रकबा बढ़ा रही है। आखिर प्रदेश के किन जिलों में इनकी सबसे ज्यादा खेती होती है, कितना है इनका समर्थन मूल्य और देश के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की खरीफ फसलें। मध्य प्रदेश सोया स्टेट। प्रदेश में लगभग 48 से 50 लाख हेक्टेयर में खेती। देश के कुल सोयाबीन क्षेत्र का लगभग 45 से 48% हिस्सा। देश के उत्पादन में करीब 45 से 50% योगदान। प्रदेश में लगभग 30 से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश धान का प्रमुख क्षेत्र। देश के कुल चावल उत्पादन में लगभग 3 से 4% योगदान। मक्का। प्रदेश में लगभग 15 से 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा रकबा। देश के कुल मक्का उत्पादन में लगभग 10% योगदान। कई किसान सोयाबीन छोड़कर मक्का की ओर बढ़ रहे। खरीफ 2026-27 का एमएसपी। सोयाबीन 5708 रुपए एमएसपी। धान सामान्य 2441 रुपए एमएसपी। धान ग्रेड ए 2461 रुपए एमएसपी। मक्का 2410 रुपए एमएसपी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों को राहत देने के लिए सोयाबीन और सरसों पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत यदि किसानों को मंडी में उनकी उपज का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम मिलता है तो एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर की राशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। इसके अलावा सरकार ने उड़द उत्पादक किसानों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। किसानों को उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिले। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। और अब आगे बढ़कर के अभी हमने फिर घोषणा की है सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा और जो उड़द लगाएगा उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति। दिलचस्प बात यह है कि जहां सोयाबीन मध्य प्रदेश की पहचान बनी हुई है, वहीं बेहतर बाजार और एथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग के कारण मक्का तेजी से किसानों की पसंद बन रही है। दूसरी ओर धान पूर्वी और महाकौशल क्षेत्र के लाखों किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। ये भावांतर योजना के लिए हम सब किसान भाई बहुत ही प्रोत्साहित हैं। इससे बहुत ही आर्थिक स्थिति में इस योजना से बहुत ही सुधार होगा और हम सब किसान भाई बहुत ही खुश हैं। सोयाबीन भी आज मंडियों में बहुत अच्छी कीमत में लगभग समर्थन मूल्य की कीमत में बिक रहा है। ये भावांतर योजना में सोयाबीन खरीदी के कारण ही हुआ और इसी तरह सरसों को भावांतर की श्रेणी में लाने से निश्चित रूप से मंडियों में भी बाद में भी अच्छे रेट मिलेंगे और भावांतर में हम सरसों बेचेंगे तो बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। मक्का, धान, सोयाबीन के अलावा खरीफ सीजन में उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, कपास, ज्वार और बाजरा की भी खेती होती है। आदिवासी क्षेत्रों में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई औसतन 135 से 140 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं बोए जाते बल्कि उम्मीदें, मेहनत और भविष्य भी बोया जाता है। यही वजह है कि प्रदेश की खेती आज देश की कृषि व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। तो
तो किसान भाइयों, मैम ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है। महाकवि घाघ ने भी ऐसे ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि छोड़े खाद जोत गहराई, फिर खेती का मजा दिखाई। एक और उनकी कविता है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत, गोबर राखी पाती सड़े, फिर खेती में दाना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण बात जो मैम ने बताई है, वो वर्षों से हमारे जो महाकवि घाघ रहे हैं वो जुबानी किसान भाइयों को याद है और कई किसान जानते भी है, जो बुजुर्ग किसान हैं वो। तो मैडम, अगला सवाल मेरा ये है कि बीज उपचार की बात हो गई, खेत में खाद की बात हो गई, एक समस्या ये आती है किसानों के साथ कि खरपतवार जो है ख़ासतौर से खरीफ सीजन में बहुत तंग करते हैं। तो खरपतवार नाशक कौन से होते हैं, रासायनिक और जैविक, उसके बारे में भी जानकारी दें। अगर एक ब्रॉड कैटेगरी की बात करूं तो दो मुख्य तरह के खरपतवार नाशी आते हैं। एक होता है जिसको कि किसान भाई 72 घंटे के अंदर की दवा जानते हैं, मतलब कि बोनी करने के 72 घंटे के अंदर उसको डाला जाना चाहिए, जो कि भूमि में डाला जाता है। इस तरह का जो खरपतवार है, इसमें खरपतवार नाशी है, ये इसकी मैं सलाह दूंगी कि ये ज़्यादा सुरक्षित है बजाय खड़ी फसल में यूज़ करने के, क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा कि खरपतवार नाशी है तो वो पौधों को नाश करने वाला, तो कुछ ना कुछ उसका शॉकिंग इफेक्ट मुख्य रूप फसल पे भी आता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगी कि प्री इमर्जेंस वीडिसाइड जिसको हम कहते हैं, जो कि बीज डालने और पौधे उगने की बीच की अवधि, उस अवधि में जो डाला जाता है उसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और एक जो दूसरी प्रकार का खरपतवार नाशी होता है वो होता है फसल के 21 दिन की अवधि में डाले जाने वाला। इसमें बहुत विशेष रूप से मैं दो बातें जो हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगी ताकि उनकी फसलों का नुकसान ना हो, वो ये है कि एक तो हमें खरपतवार नाशी डालते वक्त फसल को नहीं देखना है, खरपतवार को देखना है। तो जब आपके खेत में खरपतवार की 3 पत्ती हो, 2 से 3 पत्ती, क्योंकि जब फसल उगती है उसके साथ साथ खरपतवार भी उगता है, और जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवधि में होता है, उस अवधि में खरपतवार नाशी सबसे अच्छी तरीके से उस पे काम करता है। मैम ने जैसे कि कहा कि बहु फसल लगाएं, अभी खरीफ के मौसम में आप अलग अलग तरह की फसलें लगाएं। तो मैं एक और कविता महाकवि घाघ की पढ़ना चाहूँगा कि इस साल जो मौसम है वो बड़ा अनुकूल है। महाकवि घाघ कहते हैं कि रोहिणी बरसे मृग तपे, कुछ कुछ अदरा जाए, कहे घाघ सुन घाघिनी, स्वान भात नहीं खाए। तो महाकवि घाघ ये कह रहे हैं कि यदि रोहिणी में बरसात हो जाए, बरसात तो हो गई है अभी, और मृग भी तपे और कुछ अदरा जाए, तो धान की फसल इतनी ज़्यादा होगी कि जो कुत्ते हैं वो भी भात खाने से आगाह जाएंगे। तो ये थी महाकवि की कविता। और आगे बढ़ते हैं। मैम से अगला सवाल ये है मेरा कि मैम, अब पौधा बड़ा हो गया, हमने खरपतवार नाशक डाल दिया, पौधे को एक पोषण की भी ज़रूरत होती है। तो पोषण के लिए कौन सा खाद डालें इस खरीफ सीजन में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके अलावा कीटनाशक भी तंग करते हैं, तो कीटनाशक जो फसल के लिए होते हैं वो भी, उनके भी जानकारी दें। डीएपी के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि किसान भाइयों, ये वाली जो खाद है काफ़ी महंगी मिलती है, उपलब्धता का भी एक विषय रहता है। तो खाद, क्योंकि मैं कृषि विभाग में हूँ, तो खाद के उपयोग के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं है तो पटवारी से संपर्क करके वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवा लें। 2 OTP उसमें देने होते हैं, वो करके एक छोटी सी प्रक्रिया है, आप उसे करवा लें। और ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही मध्य प्रदेश में अब खाद का वितरण किया जा रहा है। तो ई-विकास पोर्टल से टोकन जनरेट करके वो अपनी खाद किसान भाई ले सकते हैं। तो अब अगर मैं अनुशंसित मात्रा की बात करूं तो डीएपी जो खाद है वो फॉस्फेटिक खाद है। तो डीएपी का जो हम उपयोग करते हैं उसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, वो है नैनो डीएपी, जो कि तरल रूप में उपलब्ध डीएपी है। और जैसे अभी हमने बीज उपचार की बात की, तो जब हम रासायनिक बीज उपचार या बायो बीज उपचार करते हैं, उसी में पानी की जगह पर यदि हम डीएपी का भी उपयोग करें, जो कि नैनो डीएपी तरल रूप में उपलब्ध है, तो जो पहली डोज हम डीएपी की देते हैं वो हम 50% तक कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि 2 बोरी डीएपी 1 एकड़ पे देना है,
यदि डीएपी नैनो से बीज उपचार हो जाएगा, एक बॉटल आती है लगभग 125 रुपए की और 1350 रुपए की एक बोरी डीएपी आती है। तो यदि डीएपी तरल का उपयोग से बीज उपचार किया जाए तो एक बोरी आपकी डीएपी की आप कम कर सकते हैं, क्योंकि उतनी ही मात्रा फास्फोरस की बीज उपचार से मिल जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों पर चर्चा जारी है। अभी आपको बुंदेलखंड की संस्कृति से रूबरू कराते हैं और बुंदेलखंड लोक गायिका साक्षी पटेरिया जी का ये मधुर लोकगीत आप सुनिए। राम लखन ब्याहन खाए, राम लखन ब्याहन खाए, सीता जनक दुलारी रे, हाँ हाँ रे हूँ रे। दो भैया हैं कारे कारे, दो भैया हैं कारे कारे, दो हैं गोरे गोरे रे, हाँ हाँ रे हूँ रे। हरित गलीचा बिछे अनेकन, हरित गलीचा बिछे अनेकन, धूम मची है भारी रे, हाँ हाँ रे हूँ रे। ले गुलाल डारी सखियन पे, ले गुलाल डारी सखियन पे, बिल्कुल निपटे अनारी रे, हाँ हाँ रे हूँ रे, हाँ हाँ रे हूँ रे, हाँ रे हूँ रे। तो ये था साक्षी पटेरिया जी का सुमधुर लोकगीत आपने सुना। किसान भाइयों, फसल तैयार होने को आई है, मंडी पे जाना है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है कि फसल को किस तरह से वो किसान भाई संभाले कि आगे मंडी में जाके उसकी उपज का अच्छा दाम मिले। ये मैं एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि अगर हम विदेशी देशों में और हमारे देश में लॉस बराबर होता है, लेकिन लॉस की स्टेज अलग होती है। हमारे यहाँ जो कल्चर है कि हम लोग झूठा नहीं फेंकते हैं, उसकी वजह से खाना पकने के बाद हमारा लॉस बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। अगर हम पार्टीज और शादीज के अलावा हम अगर डे टू डे हमारे कल्चर में है कि हम लोग पका हुआ अन्न नहीं फेंकते। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि यही प्रिंसिपल, यही जो वो है सिद्धांत, यदि हम अपने खेत से खलिहान तक पहुँचने में और खलिहान से मंडी तक पहुँचने में भी इसका ध्यान रखें, कम से कम इसमें साफ सुथरे उपकरणों का उपयोग करें। हमारे पास नए नए थ्रेशर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर ये हमारे पास उपलब्ध हैं, इनका उपयोग करें तो इसमें जो है नुकसान में कमी लाई जा सकती है। चूहों वगैरह से इसका जो हमारे भंडारण क्षेत्र हैं उनको चूहों से बचाएं, उनका चूहों से जो भी उसके एंट्री पॉइंट्स वगैरह हैं वो कंट्रोल करें। और मंडी में जब पहुंचाएं तो साफ़ सुथरा, और हमारे पास ग्रेडर्स जगह जगह उपलब्ध हैं, अगर ग्रेडिंग करके देंगे तो उनको उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। और मान लीजिए कि मार्केट में मूल्य कम है और यदि किसान भाइयों को तुरंत राशि, अगर बड़े किसान हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि मार्केट के रेट के हिसाब से थोड़ा सा उसको होल्ड करके यदि बेचेंगे तो अपनी उपज का अच्छा मूल्य किसान भाई। किसान भाइयों, मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है, हमें भी नहीं पता था कि जो उत्पादन है उसका 30% हम खेत से खलियान तक पहुंचते पहुंचते नुकसान कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें, जो मैम ने उपाय बताए हैं उन पर अमल करें। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि खरीफ फसल का उत्पादन किस तरह से जो नए नए उपाय है या तकनीक है उनको अपनाकर जैविक खाद, रासायनिक खाद और मैम ने बताया खरपतवार नाशक किस तरह से इस्तेमाल करें और अपना उत्पादन बढ़ाएं। स्वदेश न्यूज़ का ही वो मंच है जहां पर खेती किसानी की बातें विशेषज्ञों के साथ होती है। यही वो मंच है जहां आधुनिक खेती के साथ पारंपरिक ज्ञान की बात होती है और समाधान की बात होती है। आज के किसान संदेश में बस इतना ही। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।